प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत ने शुक्रवार को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत चांद पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया है, जो कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। दुनिया भर के देशों और लोगों ने इस मिशन को लेकर भारत को बधाई दी है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती तरक्की हजम नहीं होती। ब्रिटेन के एक नेता ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जिससे साफ नजर आता है कि वह आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। उनकी नज़र में आज भी भारत एक पिछड़ा हुआ है और गरीब देश है, जो विदेशी मदद पर जिंदा है। ब्रिटेन फर्स्ट पार्टी के नेता पॉल गोल्डिंग ने व्यंग्यपूर्ण ट्वीट करते हुए कहा है कि आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता पर बधाई। भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए, जो अनावश्यक रूप से भारत को विदेशी सहायता के रूप में लाखों पाउंड देते रहते हैं। उनके इस ट्वीट से ऐसा लगता है जैसे भारत के लोग ब्रिटेन से मिलने वाले दान पर जीवित हैं। उनके इस बयान पर भारतीयों ने उन्हें जमकर सुना दिया। एक शख्स ने लिखा है, ब्रिटेन ने आज की कीमत के हिसाब से भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे हैं। ट्वीट पर कई लोगों ने कहा कि भारत सरकार ने ब्रिटेन से सहायता लेना बंद कर दिया है। जो भी मदद विदेशों से आती है वो भारत के एनजीओ को जाती है। वहीं कई लोगों ने याद दिलाया कि ब्रिटेन का म्यूजियम भारत से लूटी चीज़ों से भरे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोहिनूर हीरा भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। कई लोगों ने कहा कि मदद देने की जगह बस भारत की चीज़ों को लौटा दो। सेक्स नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि जो भी मदद दी जाती है वो यूके के राजनीतिक हित में है। ब्रिटेन के कई नेता पहले भी भारत को नीचा दिखाने के लिए दान का जिक्र करते रहते थे। इस पर साल 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पश्चिमी देशों को मदद पर सुना दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भारत को ब्रिटिश दान की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक यह ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। उन्होंने कहा था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यह हमारे पूरे विकास के खर्च में ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। आइए अब हम तालिबान के बारे में बात करें। एक समय था जब पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान तालिबान को पर्दे के पीछे सपोर्ट देती थी, लेकिन आज के समय सेना तालिबान से नाराज़ दिख रही है। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर का आरोप है कि अफगान तालिबान ने आतंकियों को शरण दे रखी है, जो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप था कि तालिबान दोहा समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। इस पर अब अफगान तालिबान ने पलटवार किया है। अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान दोहा समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे उस पर बोलने का हक नहीं है। द खुरासान डायरी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब देते हुए कहा कि दोहा समझौता पाकिस्तान की जगह इस्लामी अमीरात, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक मुस्लिम भाईचारा वाला पड़ोसी मानता है, इसलिए वह दोहा समझौते के बाहर भी पाकिस्तान से संबंध बनाकर रखता है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अस्थिर होने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी, जो अफगानिस्तान के हित में नहीं है। प्रवक्ता ने दावा किया कि अफगानिस्तान में टीटीपी नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है तो वह हमसे साझा करे, हम इस पर विचार करेंगे और कार्रवाई करेंगे। शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फटकार लगाते हुए कहा था, अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी एक्शन लेने की बात कही थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान पड़ोसी और भाई होने का अधिकार नहीं निभा रहा और दोहा समझौते का पालन नहीं कर रहा। 50-60 लाख अफगानियों को 40-50 साल के लिए पाकिस्तान में सभी अधिकारों के साथ शरण मिली हुई है। आगे उन्होंने कहा, इसके विपरीत पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले आतंकियों को अफगानिस्तान की धरती पर शरण मिल रही है। यह अब और नहीं चल सकता। पाकिस्तान अपनी ज़मीन और नागरिकों की रक्षा के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। आइए अब हम खालिस्तान के बारे में कुछ बात कर ले। भारतीय वाणिज्य दूतावास में हाल ही में खालिस्तान समर्थकों द्वारा आगजनी की कोशिश किए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए यहां वाणिज्य दूतावास के बाहर एक शांति रैली आयोजित की। खालिस्तान समर्थकों द्वारा 2 जुलाई को ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी का कृत्य दिखाया गया था। यह कुछ महीनों के भीतर हिंसा की दूसरी घटना थी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने हालिया हिंसा के कृत्य के खिलाफ यहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर एक शांतिपूर्ण रैली की और भारत का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने उक्त हिंसा को आतंकवादी कृत्य बताया और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने की मांग की। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को यहाँ वाणिज्य दूतावास का दौरा किया था और मिशन में भारतीय राजनयिकों अधिकारियों से मुलाकात की थी। भारत ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अपने साझेदार देशों से कहा है कि वे चरमपंथी खालिस्तानी विचारधारा को तवज्जो नहीं दें, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में कहा था, हमने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से हमारे सहयोगी देशों जहां खालिस्तान गतिविधियों में हुई हैं, उन्हें आग्रह किया है कि वे खालिस्तानी को तवज्जो नहीं दें, क्योंकि उनकी चरमपंथी अतिवादी सोच न तो हमारे लिए, न ही उनके लिए और न ही उन देशों के लिए, हमारे संबंधों के लिए ठीक है।
गत 19 मार्च को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था और उसे नुकसान पहुंचाया था। खालिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहर को पुलिस द्वारा लगाए गए अस्थायी सुरक्षा अवरोधों को तोड़ दिया था और वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर 2 कथित खालिस्तानी झंडे लगा दिए थे। वाणिज्य दूतावास के 2 कर्मियों ने जल्द ही उन झंडों को हटा दिया था। आइए हम दक्षिण कोरिया की आई बाढ़ से लोगों की मौत के बारे में बात करें। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लापता हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के कारण हज़ारों लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा है। फिलहाल सरकारी एजेंसियां बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार ओसोंग शहर में भूमिगत सड़क मार्ग में 19 वाहन डूब गए हैं। केंद्रीय आपदा एजेंसी के हवाले से मीडिया ने बताया कि सबसे अधिक मौतें उत्तरी ग्योंगसांग में हुई है, जहां भूस्खलन और आवास ढहने के कारण 16 लोगों की जान चली गई। इसके बाद दक्षिण चुचेंगओंग प्रांत में 4 लोगों के मरने की सूचना है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के चलते लापता लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। साथ ही सरकारी एजेंसियां देश भर में हुए नुकसान का आकलन कर रही हैं। इसके अलावा शुक्रवार को दक्षिण चुचेंगओंग प्रांत के नानसान क्षेत्र में भूस्खलन के कारण एक इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सेजोंग शहर में हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी काउंटी योंगजू और चेओंगयांग में मकान ढहने से 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है। वहीं चेओंगू में एक कार के भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओशोंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य को बचा लिया गया है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ में 19 वाहन डूब गए हैं। हालांकि कार में कितने लोग सवार थे, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। 4763 लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली है। मीडिया के अनुसार गोयसन बांध में स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 6:30 बजे पानी भरना शुरू हो गया, जिसके कारण गोयसन में लगभग 6400 निवासियों को इलाके से बाहर निकाला गया है। रिपोर्ट में कहा कि देश भर में भारी बारिश के कारण कुल 4763 लोगों को अस्थायी आश्रय में पनाह लेनी पड़ी है। बाढ़ के कारण 59 सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। आइए अब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार के चलते पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का असर और तीखा होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसकी वजह से गर्मी के लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खासकर अमेरिका में तो शनिवार को मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का डरावना अनुमान जारी किया। इतना ही नहीं, इस गर्मी का असर यूरोप और जापान में भी लोगों को बुरी तरह से झुलसा रहा है। अमेरिका की तरह पूरे यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका और एशिया में भी गर्मी से हालात काफ़ी बिगड़े हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में हो रहे ये बदलाव काफ़ी तेज़ हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती रफ्तार के चलते पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का असर और तीखा होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसकी वजह से गर्मी के लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास भीषण गर्मी अपना असर दिखा रही है। पिछले 16 दिनों से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भयानक गर्मी का अलर्ट जारी किया है। पूरे दक्षिण पश्चिम में लू के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। इस गर्मी से करीब 1/3 अमेरिकी यानी 11 करोड़ लोग प्रभावित हैं। दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का अनुमान है। यहाँ तापमान दिन में 48 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है। वहीं लॉस वेगास और नवादा जैसी जगहों पर कुछ दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर अमेरिका के उत्तर में स्थित कनाडा में सरकार का कहना है कि औसत से अधिक तापमान के चलते जंगलों में आग लग रही है, जिसने अमेरिका के कुछ हिस्सों को धुएं से ढक दिया है। इस आग से अब तक करीब 2.5 करोड़ एकड़ भूमि जल चुकी है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ अभी और नुकसान होने की आशंका है। यूरोप में क्या है स्थिति? अमेरिका की तरह ही पूरे यूरोप महाद्वीप पर भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। इटली में आने वाले हफ्ते तापमान के नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का अनुमान है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोम, बोलोग्रा और फ्लोरेंस समेत 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से गर्मी की अब तक की सबसे कड़ी गर्मी के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बताया गया कि सोमवार तक रोम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब मंगलवार तक इसके 33 डिग्री तक जाने का अनुमान है। इससे पहले रोम में अधिकतम तापमान अगस्त 2007 में 40.5 डिग्री सेल्सियस तक गया था। इतना ही नहीं, यूरोप के सिसिली और सार्दिनिया के द्वीप में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू सकता है। ये यूरोप में गर्मी का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड हो सकता है। इतना ही नहीं, ग्रीस के पर्यटन केंद्रों में से एक एथेंस एक्रोपोलिस को रविवार को ही भीषण गर्मी की वजह से लगातार तीसरे दिन बंद रखा गया। दूसरी तरफ फ्रांस में भीषण गर्मी और इसकी वजह से पड़ रहे सूखे ने कृषि क्षेत्र के लिए समस्या पैदा कर दी है। फ्रांस के कृषि मंत्री मार्क फेस्क्यू को तैयारियों में कमी के लिए लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है।
फ्रांस में इस साल जून देश के इतिहास का दूसरा सबसे गर्म जून रहा। मौसम विभाग का कहना है कि फ्रांस में मंगलवार से तापमान फिर बढ़ेगा और पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। यूरोप के एक और बड़े देश स्पेन में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। यह मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक लू का अनुमान लगाया है। इससे तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहेगा। कैनेडी द्वीप और दक्षिणी अंदालूसिया में स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने की आशंका है। आइए अब हम जानें एशिया अफ्रीका में क्या है हालत। भारत के पूर्व में स्थित जापान में रविवार से सोमवार के बीच तापमान के 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि इस गर्मी में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। वहीं भारत में इसके उल्टे मानसून ने खतरनाक रूप अख्तियार किया है। यह गर्मी के बाद अब बारिश और ख़राब मौसम से तकरीबन 90 लोग जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ही यमुना नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से बाढ़ की स्थिति है। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में भी गर्मी से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। यहाँ शनिवार रविवार के बीच ही कई प्रांतों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया। ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि मोरक्को में इतना तापमान अधिकतर अगस्त में दर्ज किया जाता था। हालांकि एक महीने पहले ही इन हालात ने वैज्ञानिकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। इस अफ्रीकी देश में आने वाले दिनों में होने वाली पानी की किल्लत अब जुलाई में भी देखने को मिल सकती है। पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे जॉर्डन में गर्मी के बीच बड़ी मुसीबत तक खड़ी हो गई है जब उसके अजलून के जंगलों में आग लग गई है। इसके चलते जॉर्डन सरकार को बहुमूल्य 214 टन पानी को इस आग को बुझाने में लगाना पड़ा। इसके अलावा इराक, जहां इतनी गर्मी आम है, वहां भी टिग्रिस नदी सूखने की वजह से पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच इराक में स्थितियां और बिगड़ने की आशंका है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।